अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बजट 2023 पार्ट 2। क्योंकि पाकिस्तान में जो महंगाई का एक तूफान है, बेरोजगारी में जो इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ आईएमएफ की जो शराइत है वो पूरा होने के नाम नहीं ले रही, और हुकूमत भी आईएमएफ की शराइत पर मनवन अमल पैरा है। उसके बावजूद आईएमएफ पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। बजट 2023 को किस तरह बेहतर बनाया जाएगा और क्या प्रपोजल होनी चाहिए, क्या तजवीज़ होनी चाहिए जिससे अवाम दोस्त बजट को बनाया जाए, इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी खालिद महमूद साहब, आप चेयरमैन हैं स्टेट एजेंट एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं चौधरी अमानत बशीर साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे सलीम महमूद साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। चौधरी खालिद महमूद साहब, बजट 2023 की आमद है, तो आपको लग रहा है जो इस साल का जो बजट था 2022 में जो अमनेस्टी आपको दी गई थी वो खत्म कर दी गई, इस बजट में क्या देखते हैं आप? तो ये तो अब नाम रह गया सिर्फ, अब तो ये लोगों के साथ मजाक है। ये मजाक मेरे ख्याल में बंद होना चाहिए अब, कि ये अवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं है। ये पिछले, क्योंकि हमारी बदनसीबी क्या, हमारी बदनसीबी सर, हमारे पास वसाइल मौजूद है, लेकिन नाहल क़यादत की वजह से ये कानून भी मौजूद है और नाहल क़यादत की वजह से ये चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ पे कानून पे अमल दरामदी ना हो तो वहाँ बजट बनाने का या बजट के ऊपर डिबेट का मैं समझता हूँ वैसे ही है कि जिस पे किसी ने ना तो अमल करना सर ना हो जाए। कानून मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं होता उसके ऊपर। तो बजट सर उसी वक्त कारआमद साबित होते हैं जब चेक एंड बैलेंस हो। जी तो यहाँ पे आप देख लें, अभी रमज़ान की आमद है, तो कोई कहीं पे भी आप अखबार पढ़ लें, आज का आप कोई न्यूज़पेपर चेक कर लें, जी जी बिल्कुल सही, तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी मन मानिए यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ अरूज पे है। कोई आटा ले लें आप सर, किसी एक जो गरीब की बात कर रहे हैं ना, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो गरीब से गरीब आदमी आटे बगैर गुजारा नहीं हो सकता। 675 का 10 केजी का थैला था, 648 का, तो वो 1160 रुपए कर दिया, वो भी नहीं मिल रहा, और वो भी नहीं मिल रहा। मैंने बल्कि आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जब मार्केट में हम लेने जाते हैं या लोग किसी को जाता है वो कहते हैं 1248 का मिलेगा, लेकिन वो भी आप बताएं कि कितने थैले चाहिए। तो सर ये जब आलम होगा तो फिर बजट तो ना रहा ना, बजट तो सुबह दोपहर शाम आ रहा है। चौधरी साहब, हुकूमत को डॉलरों की ज़रूरत है, ज़र मुबादला नहीं है, लेकिन ज़र मुबादला अगर आपने इम्पोर्ट बंद करनी है तो ज़र मुबादला किस तरह आएगा, डॉलर किस तरह आएंगे? दूसरा तरीका था एक्टिविटी को बढ़ाना, बिजनेस को सहूलियात फराहम करना। प्रॉपर्टी सेक्टर में इतना पैसा था हुकूमत के पास जो आ रहा था, वो अब आ रहा है, वो भी बंद हो गया ना। वो सर देखिए, बदकिस्मती यह है कि जब कोई सेक्टर चल रहा होता है ना, तो सर हुकूमत की नज़र उसी के पड़ती है। जी जी, कि हालांकि उनको रेवेन्यू आ रहा होता है, उसी के ऊपर कदगर लगाते हैं। जी जी, ये नहीं कहते कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। देखें आपने देखा कि ये हालात इस वक्त जो आ गए हैं, बदकिस्मती मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सर वो आपके कोविड के दिनों में भी नहीं थे, जबकि पूरी दुनिया आपकी ब्लॉक हो चुकी थी, तो पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान चल रहा था। पाकिस्तान चल रहा था। क्यों चल रहा था सर? एक इत्मीनान का रिश्ता था, लोगों ने सर्वाइव किया, लोगों ने कहा ये कुदरती आफत है, इसको हम कैसे निपटेंगे। अब सर अवाम क्या करेगी? अवाम को तो कोई लाइन ऑफ एक्शन देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई परेशान हाल ही नहीं है, पूछने वाला नहीं है। 2016 के बाद आपका सेक्टर दोबारा बूम पे आया है सर? बिल्कुल आया सर। देखें, जब हमारा जो कोविड का दौर था उस वक्त ये हमारा सेक्टर बिल्कुल बैठ चुका था। तो मुज़ाकरात हुए, हुकूमती लेवल पे हमें एक इंडस्ट्रियल पैकेज मिला, और वो इंडस्ट्रियल पैकेज सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं था, उसके साथ और 48 इंडस्ट्रियल चल पड़ी, पूरा एक पहिया चला इकोनॉमिक का। ये नहीं कहा जा सकता कि जी एक रियल एस्टेट का सेक्टर है और वो उसको अंदर पैसा है, वो तो रेवेन्यू दे ही रहा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है इस वक्त। आपने देखा सुपर टैक्स लग गया, ये फलां टैक्स है, ये स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई है, ये FBR उसका रेट बढ़ा दिया। मैं नॉन फाइलर की बात ही नहीं कर रहा, मैं फाइलर की बात करूँ। तो कहने का मकसद ये है कि वो पैसा जो था वो सर्कल में गया। जैसे आपने बात अभी की है ट्रेडिंग, जब तक सर ट्रेडिंग नहीं होगी, एक सेक्टर चलता है तो उसके साथ पूरा पहिया आपका इंडस्ट्री का घूमता है। तो वो कोई एक सेक्टर आप लगा लें, आप देखें आज सारे सेक्टर बंद हो चुके हैं। अब रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट का सेक्टर बंद होने से दूसरी जितनी इंडस्ट्री उसके साथ मुंसलिक थी, आज उनका क्या हाल है सर? लोग बैठ गए चुप करके। मजदूर का चूल्हा सर इसी इंडस्ट्री से चलता है। जब आप इस इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे तो ये लेबर, यहाँ से आपकी लेबर। आपके सेक्टर में कितने लोग इसमें वाबस्ता हैं? देख सर, अगर मैं अब जैसे DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन की तरफ से चेयरमैन, उस वक्त मैं अगर DHA की बात करूँ, एक छोटी सोसाइटी है, बल्कि अब छोटी तो नहीं कह सकते, एक पूरा लाहौर बन चुका है वो। जी। तो वहाँ पे तकरीबन हज़ारों के हिसाब से 2.5-3 लाख, मैं कह सकता हूँ 2.5-3 लाख बंदे जो इस वक्त लाहौर से, जब पंजाब से मुंसलिक है। अब पूरे पाकिस्तान में देख लें, मेरे ख्याल में करोड़ से भी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं जो लोग इस रियल
स्टेट इंडस्ट्री से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और इसके जो इनडायरेक्ट लोग इन्वॉल्व हो वो तो बहुत तादाद है, वो तो आपको। अच्छा, अब जब से आपका जो पैकेज बंद किया गया, एमनेस्टी जो दी गई थी, जिन लोगों के 2023 तक वायदे थे, आपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करने थे, अब वो बंद हो गए हैं, अभी तक वो चल रहे हैं? सर नहीं, वो बंद इसलिए भी हो गए हैं कि देखें, जब सूरत हाल आपकी गैर यकीनी सूरत हाल होगी ना सर, जब आपका सियासी सेटअप ऐसा होगा कि जिसमें हर बंदे को अब ये अवेयरनेस आ गई है कि ये सब जितनी हुकूमतें बनती हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए आती है, अवाम के लिए नहीं आती। बदकिस्मती हमें कोई लीडर नहीं मिल रहा, मैं किसी जमात की बात ही नहीं कर रहा। सही बात। जो जमात आई है सर, उन्होंने अपनी ही दुश्मनी को पूरा किया, किसी ने अवाम के मतलब नहीं सोचा। अब अवाम, जब तक अवाम नहीं उठेगी सर, उस वक्त तक ये चीज़ें मैनेज नहीं हुई। चौधरी साहब, जो हुकूमत आज पैसे से तंग है, 1-1 अरब डॉलर के लिए पाँव में बैठने के लिए तैयार है, क्या ये सेक्टर वो पैसा पूरा कर सकता था हुकूमत के लिए? सर मैं, आप कहते हैं कि डॉलर कहाँ शॉर्टेज है? डॉलर तो तिजोरियों में चले गए, तय खाने भरे पड़े आपके। क्यों नहीं बाहर आ रहे? वो इसलिए नहीं बाहर आ रहे, उनको पता है कि यार ये हालात, क्योंकि आज हमारी बदनसीबी सर क्या है कि हम जिस मुल्क को बुरा कहते हैं उसको रात को हम स्ट्रॉन्ग करके सोते हैं। तो यहाँ आज जो हमारा बदकिस्मती, जो हमारा इन्वेस्टर है, जो हमारा ताजर बरादरी कह लें, जो ट्रेडर जो भी कह लें, उसका पैसा बनाना मकसद है सर, उसका हुव्वल वतनी मकसद रहा, ख़त्म हो चुकी चीज़ें। वो चीज़ वो कहता है कि मुझे कहाँ से पैसे मिलेंगे। तो ये डॉलर सर शॉर्टेज जो है वो मसनूई शॉर्टेज है। जो फिर ये हालात, अब बजट 2023 आने वाला है, तो फिर आप क्या समझते हैं, ये अवाम दोस्त तो नहीं होगा? ये फिर अवाम दोस्त कहना भी मजाक है, मैं तो समझता हूँ मजाक हो जाएगा। पहले ही सेक्टर आपका पहले ही डैमेज हो रहा है, मजीद बर्बादी की तरफ चला जाएगा। सर देखिए, हमारा सेक्टर अल्लाह का, मैं कहता हूँ आज हुकूमत जी, आज हुकूमत अब ये ऐलान कर दे कि जी हम, ये हमारी लाइन ऑफ डायरेक्शन है, हम इस तरफ जा रहे हैं। आपने देखा कि इलेक्शन का कोई पता नहीं है। यहाँ एक अदालत कहती है ये 90 डेज में होने चाहिए, दूसरी अदालत उसको स्टे ऑर्डर दे रही होती है, दूसरा उसको रिलीफ दे रही होती है। पैदा कर दी गई है, तो ये नहीं, खौफ क्रिएट सर बिजनेस होता ही सर, आप देखें, जब आप किसी खौफ में आपको काम नहीं कर सकते, ठीक है, आपका कोई भी तबका वो काम नहीं करेगा। देखिए डॉलर बाहर आ जाएंगे सर, अगर आप आज बता दें, आप लोगों को बताने वाला है, आपको आज पता है मुझे कल क्या होने वाला, जवाब देने वाला कोई नहीं, कोई जवाब देने वाला है, कोई पूछने वाला है। मुझे ये नहीं पता कि आने वाले दिन में क्या होना है सर। अब आपको पता था कि एक रात के अंदर आटा डबल कर दिया जाएगा सर, कोई है मैकेनिज्म इसका? ये भी पता था सुबह एक दिन में डॉलर 20 रुपये 18 रुपये ऊपर चला जाएगा। कैसे है सर? ये सारी सर जखीरा अंदोजी है, ये ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग है। तो जब तक इसके ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा सर, कभी भी मुल्क सीधे ना, कमी नहीं। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सर ये है कि सियासी सेटअप जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक अदारे अपने डोमेन में काम नहीं करना शुरू करेंगे, तो आपकी बदकिस्मती है, हमारी अदलिया लगा लें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट लगा लें, हमारी सियासत लगा लें, सारे का सारा सर ये बसीदा भी हो चुका है, गलीज हो चुका है निज़ाम। तो अब जब तक अदारे आज़ाद नहीं होंगे सर, उस वक्त तक जो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अदारे भी आज़ाद हों और अदारों में भी प्रोफेशनल हो सर, प्रोफेशनल हो, सियासत से पाक हो जाएं, सियासी लीडर अपने काम करें, इस्टेब्लिश अपने दायरा कार में काम करें, अदलिया अपने आप को देखें। हमारी बदकिस्मती आज अब हम 160 हमारा इंसाफ का निज़ाम देखें कहाँ पे चल रहा है। सही है, कहते शर्म आती है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस जगह पे आपका अदल नहीं होगा, घर के अंदर ना करें तो घर बिखर जाएगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी अहमद बशीर साहब। तो हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है मुल्क में, उसकी वजह से हालात तो वाकई ख़राब है, लेकिन उसके साथ बिजनेस एक्टिविटी चलती हैं तो ये मुल्क चलता है। हुकूमत के पास टैक्स आएगा तो हुकूमत आगे चलेगी, अपना अखराजात पूरे करेगी। डॉलर से जितने ऊपर उड़ान ऊंची नीची जा रही है, उससे टारगेट तो आप पूरे कर सकते हैं, लेकिन जो हुकूमती लेवल पे या रियासत के लेवल पे हम देखते हैं जब, फिर हम कहाँ खड़े होते हैं? इस बजट को कहाँ पेश करेंगे, किस तरह पेश करेंगे? जो सर ने बहुत सारी बातों का तो ऑलरेडी अहाता कर दिया, ठीक है। अब वो मैं करूँगा तो रेपिटेशन हो जाएगी। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो मौजूदा सूरत हाल है, सबसे बड़ी बात तो ये हम कितने सालों से सुन रहे हैं भी ये अवाम दोस्त बजट, तो उन्होंने कह दिया पर ये अवाम के साथ एक समझने में धोखा है, इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं। उसमें फर्क ये होता था ना, पहले इतना बुरे हालात नहीं थे। बस बता रहा हूं, पहली दफा 75 साल में पहली दफा ऐसे कंफ्यूजन पैदा हुई है। बेयकीनी की जो मैं बता रहा हूँ ना, बेयकीनी की सूरत हाल क्यों है, जी, उसकी वजह यह है आपके यहाँ जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो मेन वजह है। जी, आपका बाहर का इन्वेस्टर तो छोड़े, आपका जो अपने मुल्क का इन्वेस्टर है वो आपके इत्मीनान करने, उसने क्या किया, सबने क्या किया, डॉलर क्यों शॉर्टेज हुई, डॉलर क्यों जंप किया? इसमें ना कुछ लोगों ने ना जारादारी बनाई हुई, माफियाज बने हुए हैं। जी। पाकिस्तान को जो है ना इस टाइम जो है बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, वो माफियाज ने कंट्रोल किया हुआ है, वो मुख्तलिफ कार्टल बने हुए हैं। तो बजट हमारे यहाँ अभी जो नोटिफिकेशन हुआ उसका, जो हमारा मिनी बजट आया था, जी 170 अरब रुपए का, 170 रुपए का, 380 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म, जिनका लोगों को पता है। हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ पॉलिसी साज की,
हमें इनकी नाहली पे रोना आता है, क्या करें, कहाँ जाके आदमी बताए। पर मुल्क में बकौल इनके भी डॉलर की शॉर्टेज है। 1 अरब डॉलर के लिए IMF ने, हमारे PM साहब कहते हैं, हमारी नाक की लकीरें निकलवा दी हैं। कोई शक नहीं है, ठीक है, ऐसे उन्होंने अभी तक क्लियर रखवारी जा रहे हैं और इनकी स्टाफ लेवल तक की मीटिंग अभी तक नहीं हुई। जी जी। दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, पर एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री थी, जी जी, उन मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टैरिफ दिया हुआ था बिजली का, जी जी, वो इन्होंने वो जो सब्सिडी थी वो वहां से खत्म कर दी। करंट सिचुएशन में तो आपको उसको मजीद जो है ना बेनिफिट देना चाहिए था, ताकि आपका जो एक्सपोर्ट का लेवल है, आप मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करें, आपका कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट टू प्रोडक्शन जो रिड्यूस हो। इन्होंने क्या किया, वो जो ऑलरेडी चल रहा था उसको भी खत्म कर दिया। खत्म किसके कहने पे किया है? कह रहे थे IMF के कहने पे खत्म किया। ये सारी ऐसी बातें नहीं, IMF तो डायरेक्शन तो वो नहीं देता ना, जैसे हमारे यहाँ पट्टी यही बढ़ाई जाती है, ये काम IMF के कहने पे किया जाता है। IMF जो है ना एलीट के लिए क्यों नहीं कुछ कहती? वो तो कहती है, उसका बयान प्रेसिडेंट बन जाए, तो जो कह रहे हैं वो IMF का नजला जो है ना, IMF का नजला जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे ही कोई गिरता आके। जी जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ भरमार लगा देते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं जाए ना, जी जी, सही, जितनी इनकम, जितनी प्रॉपर्टी, उस पर टैक्स लगाए ना। एग्रीकल्चर की तरफ क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। जी जी, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हमारा टैक्स का निजाम है, जब तक उसको वसी नहीं करेंगे, आपके कभी भी पूरे नहीं होंगे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ LCs बंद हो गई हो, इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दी गई हो, इतने सख्त हालात कभी नहीं आए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। कुछ ना कुछ चलता है, लेकिन अब तो एक्सपोर्ट करने वाले भी रो रहे हैं, इंपोर्ट करने वाले भी रो रहे हैं। दोनों तरफ से ही कंफ्यूजन पैदा कर दी गई है। किसी का ना माल आ रहा है, ना किसी का जा रहा है। जिनके ऑर्डर थे वो भी बंद हो गए, और जिनकी डैमेज पड़ रही है उनको, जिनके कार्गो रुकी हुई है, उनका क्या गुना है? फिर ऐसे हालात में आप बजट किस तरह पेश करेंगे? देखिए, होता ही है, आपके जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज होती है ना, जी जी, जब से ये गवर्नमेंट आई है, मौजूदा गवर्नमेंट चाहिए, हमारी 3 टाइम रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव में चली गई है। तो जब आपकी क्रेडिट रेटिंग में चली जाए, नेगेटिव में चली जाती है, तो आपके साथ कोई भी इंटरनेशनल सप्लायर जो काम नहीं करता। तो आपके बैंक जो हैं वो LC ओपन ही नहीं कर रहे। ये कहते हैं जी, सब्जवारी साहब ने बयान दे दिया जी, हमने पोर्ट चार्जेस जो है ना वो हमने वेव कर दिए इंपोर्टर के लिए। 1 रुपये का किसी को बेनिफिट नहीं, उसका कोई मुझे SRO बताएं, कोई नोटिफिकेशन बताएं। तो किसी ने इशू किया, सिर्फ मीडिया पे आके बयान दे दिया जी हमने वेवर दे दिया। कोई वेवर नहीं दी। जो इंपोर्टर फेस कर रहे हैं, 6000 से ज़्यादा का कंटेनर जो है वो अभी भी पोर्ट पे पड़ा हुआ है। तो वो जो चीज़ 3 महीने से लोगों के कंटेनर फंसे हुए हैं, और 6-7 हज़ार डॉलर अमाउंट उनकी डॉक्यूमेंट की वैल्यू है, बैंक रिलीज़ नहीं कर रहा। बैंक के पास डॉलर ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। ये बैंकों ने कार्टेल बना के इस सिचुएशन में, बकौल स्टेट बैंक के जो है रिपोर्ट हुआ है, पर 50 बिलियन से ज़्यादा जो है ना, कुछ बैंकों ने ना ये डॉलर का जो डेफिसिट आई थी, इसमें अर्न किया है। अब उसमें कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? उसकी कोई भी नहीं करेगा। ये सारे बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के। इस निज़ाम में समझ ले, इसको ओवरऑलिंग की जरूरत है। इस निज़ाम में ये सर्वाइवल जो है ना अवाम के लिए, इस निज़ाम में नहीं चल रहा। निज़ाम में नहीं। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सलीम साहब, 2022 का बजट सबके सामने है। मिनी बजट भी कई आ चुके हैं, सब्सिडीज भी खत्म की गई हैं, रिलीफ भी खत्म किए गए हैं। 2023 का बजट होगा, इसको आप किस तरह देखते हैं? हुकूमत क्या पेश करेगी? आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि ये जो इस वक्त हमारे पास इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है, जी, हम इससे कैसे निकलें। अपने ये जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, मुआशी दलदल से कैसे निकला जाए, मुआशी दलदल से कैसे निकला जाए। जी जी, आपको याद होगा कि हमने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम के तवसत हमने कुछ अपनी जो है सजेशन जो है गवर्नमेंट को दी थी। कुछ हमने अपने नाजरीन के सामने भी रखी थी कि हमें इस जो इतनी बड़ी मुश्किलात से निकला कैसे जाए। सबसे पहले जो गवर्नमेंट की अपनी जो लग्जरी लाइफ है, ये इस तरफ क्यों नहीं आते कि इसको मिनिमाइज करें या इसमें कोई कर्टेल करें। वज़ीर आज़म ने ऐलान तो किया था पीछे सर, कफात शारी का ऐलान किया था, तो उसके लिए कमेटी बनाई थी, 15 रुकनी कमेटी बेचने का कहा था। आपकी तरफ ही आता हूँ कि वो 17 रुकनी कमेटीज जो है, जी जी, वो उसके कितने इजलास हुए, आप ये भी चेक करें कि उन 17 रुकनी कमेटीज का कितना एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक है। आप जब लोगों से कुर्बानी मांगते हैं तो आप खुद कुर्बानी क्यों नहीं देते? बिल्कुल ऐसी बात। ठीक है। दूसरा, आप जब बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे दो मेरे मोहतरम जो हैं माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इन्होंने बात की कि बिजनेस को जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं देंगे, सबसे पहले आपका है कि आपने टैक्स इकट्ठा करना है। जी जी, देखिए बजट डेफिसिट जो है ना, वो आपका रेवेन्यू से होगा कि आप रेवेन्यू के एवेन्यूज बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बजट डेफिसिट होगा। जो ट्रेड डेफिसिट है उसका सीधा फार्मूला है कि आप अपने लग्जरीज जो है उसको मिनिमाइज साइड पे कर दें,
ठीक है, अपने जो इंपोर्ट है और इंपोर्ट बेस वो इंडस्ट्रीज लेके आए जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होंगी। जी। स्पेशली जैसे आपने अभी कोरोना की बात की कि उसके अंदर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त टेक्सटाइल कहते हैं कि 3 जो है ना वो इस तरह से प्रोडक्शन कर रही थी कि उनके 3 जो है ना वो 3 फेजेस में उनकी प्रोडक्शन। लिस्टेड कंपनी ने 1000 अरब रुपया कमाया था, ठीक है सर, कोरोना में। तो आप ये अंदाजा करें, क्या हम इस काबिल नहीं है, क्या हमारी लेबर, क्या हमारे लोग इस काबिल नहीं है कि ये उसी तरह से काम करें? ठीक है, आप बजाय लोगों को ये भीख देने के, आप उनको ये इस तरह से वो फैसिलिटेट करने के लिए जी फ्री आटा देने के, ठीक है, मेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपने किसी को रोज़गार देना तो उसको मछली नहीं दें, उसको मछली पकड़ने का तरीका बताएं। आप लोगों को ये ना करें कि उनको बैगिंग शुरू कर दें, आप उनको रोज़गार दें। देखिए, ये विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करेंगे ना, आपका निज़ाम खुद चल पड़ेगा। जैसे मेरे मोहतरम जो बिल्डर एसोसिएशन से हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी इस इंडस्ट्री से हज़ारों लोग जो है ना वाबस्ता है। इससे टैक्स कलेक्शन एक बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन इससे आएगा, इससे इंडस्ट्रीज चलेंगी, ठीक है, लोगों को टैक्स रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो बजट डेफिसिट आपका ऑटोमेटिकली कर्टेल होना शुरू हो जाएगा। जी। दूसरी आपने बात की है कि आपका इंपोर्ट बिल जो है वो कैसे, मैं अगेन अगर आप देखें इस वक्त इंडिया जो है वो जापान को पीछे छोड़ता हुआ दुनिया में जो है ना गाड़ियाँ प्रोड्यूस करने वाला दूसरा तीसरा मुल्क हो गया। ठीक है, अरामको जैसी कंपनी इस वक्त $161 बिलियन जो है ना उसने एक साल में अपना प्रॉफिट जनरेट किया। क्या हमारे पास कोई ऐसी कंपनीज हैं? और थी हमारे पास, लेकिन आपके रवैये में, आपकी पॉलिसीज की इनकंसिस्टेंसी में ये सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब कर रही हैं। आप अब कहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। सोल्यूशन के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि मेरी इंडस्ट्री कैसे चले, मेरे लोगों का रोज़गार कैसे जनरेट हो। उस लोगों का जो इंडस्ट्री से रोज़गार जनरेट होगा उससे आपका पैसा सर्कुलेट होगा। जब सर्कुलेट होगा इन्वेस्टमेंट की शेप में आएगा, कुछ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आएगा, कुछ लोगों के पास आएगा, इकोनॉमी जो है जनरेट आपकी चलना शुरू हो जाएगी, तो आपके मसाइल हल हों। ये आपने सिंपली ये कर देना कि जी इंपोर्ट बैन करके, ठीक है, आप कहते हैं जी कि मैंने अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर लिया या बजट डेफिसिट कम कर लिया, ये सिर्फ एक खाम ख्याली है। सलीम साहब, वैसे जिस तरह आप पहले के कफात शारी का ऐलान तो करते हैं, लेकिन खुद नहीं समझते हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ होता है, दूसरों पे समझते हैं दूसरे फ़र्ज़ पड़े, हमें फ़र्ज़ भी ना पढ़ने पड़े। लेकिन मामला ये है, अगर वैसे हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो कल्चर है, इसमें हमारे 10% लोग भी वो नहीं है जो अपनी मसनूआत को पसंद करते हैं। 90% वो चाहते हैं ब्रांड को इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करें। फिर लग्जरी अशिया या दूसरी इंपोर्ट हम किस तरह बंद कर सकते हैं? तो देखिए, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि जब लोगों का लाइफस्टाइल, अगर आपके पास इनकम लेवल एक बढ़ जाएगा ना, आप वो अफोर्ड भी कर सकेंगे। जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होगी, डॉलर्स होंगे, आप वो अफोर्ड भी कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक जिम्मेदारी है अवाम की और हुक्मरान की कि वो सादगी इख्तियार करें। ठीक है, अपने अपने जो एक्सपेंडिचर है अवाम को पहली कुर्बानी देनी है। साहब देखो, ये सादगी वो इख्तियार करता है जिसके पास कुछ नहीं है। जिसको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसको खुल के अल्लाह के रास्ते पे भी देना चाहिए, खुल के उसका खर्च भी करना चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम मुख्तलिफ है, जिसके पास कुछ आ जाता है उसको पकड़ लिया जाता है। अब वो खुल के ना अपने पैसे का इजहार कर सकता है, ना वो खा सकता है, ना वो उड़ा सकता है। वो फिर पैसे फिर या तो बाहर शिफ्ट करता है या फिर ऐसे बिजनेस में पैसा लगाता है जो हुकूमत के लिए बिल्कुल डेड हो जाता है। सर, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे जो सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि लोगों को बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। बिजनेस में पैसा आएगा, इंडस्ट्री में पैसा आएगा तो लोगों के पास। अच्छा सलीम साहब, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप टैक्स को बहुत करीब से जानते हैं, जो टारगेट है इस दफ़ा 7,640 अरब रुपये का जो उन्होंने रखा है, आप समझते हैं ये डॉलरों की वजह से पूरा होगा कि बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा टैक्स आ रहा है उससे पूरा होगा? सर, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप लोगों को एतमाद दें, ठीक है, लोगों की इंडस्ट्री चलने दें, लोगों का रोज़गार चलने दें, ये सारे टारगेट पूरे होंगे। लेकिन जो अब आपकी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो उनको क्रश करने की पॉलिसीज़ चल रही हैं, बिजनेस ओरिएंटेड बिल्कुल पॉलिसीज़ नहीं है आपकी। ठीक है, आप लोगों को टैक्स के, मेरी बात सुने कि आपने वो चीज़ें भी 25% पे टैक्स कर दी हैं जो बेवरेज जिसको हम कहते हैं, बोतल भी गरीब बंदा ही पीता है, वो कौन सा अमीर पीता है? वो तो फ्रेश जूस पीते हैं, इटालियन पीते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं कि मैं अगर वो एक टिश्यू यूज़ करता हूँ वो भी लग्जरी हो गया है। ठीक है, मैं अगर कोई और चीज़ यूज़ करता हूँ
तो खुदा के लिए आप देखें, ये आपका सिलसिला जब तक आप टैक्स को ब्रॉडनिंग नहीं करेंगे ना, ठीक है, और आप विद होल्डिंग से निकलें, बजाय इसके कि आपने सिर्फ जो लोग आपके वो कॉर्पोरेट पहले टैक्स नेट में है उन्हीं को जोड़ना है, जाए, ठीक है, आप उनको ब्रॉडनिंग करें। और दूसरा, अगेन फिर मैं उसी बात पे एम्फेसाइज करूंगा कि आप लोगों से कुर्बानी तो मांगते हैं लेकिन खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार पहले होंगे। तो खालिद साहब, एक हम एग्रीकल्चर मुल्क है, या तो हुकूमत एग्रीकल्चर को सपोर्ट करे, उसको फोकस कर ले, या हम इंडस्ट्रियल बनना चाहते हैं, इंडस्ट्री को फोकस कर ले, पूरा जोर उसके ऊपर लगा ले, या हम प्रॉपर्टी सेक्टर को, जिसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, इस तरफ पैसा को लगाना चाहते हैं, इससे बिजनेस रेवेन्यू लेना चाहते हैं, इससे अपने आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। तीनों सेक्टर में आप क्या समझते हैं कौन सा इस बजट में फोकस करना चाहिए? देखिए जी, हमारी खुशनसीबी आप उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे तीनों चीज़ें मौजूद हैं। जी जी, मैंने जैसे पहले बात की कि हमारे पास वसाइल की कभी नहीं, हमारे पास नाहिल हुक्मरानी, नाहिल मैनेजमेंट की वजह से हमारे ये हालात ऐसे हुए हैं। 70% हमारी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। तो गांव में बैठे इंसान को कोई परवाह नहीं है इतनी, वो उसकी फसल आ रही है, उसके पास एक गाय है, भैंस है, वो दूध होता है, उसके मसले हल हो रहे हैं, अपने लेवल पर चल रहे हैं। अब रह गया इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, हमारी ज़राअत तो बिल्कुल हम नाम के रह गए ना सर। हमारा तो अपना ना आलू है, ना प्याज है, ना थूम है, सब बीज तक भी नहीं बना सके हम। कि अवाम जब तक अपने हकूक के लिए नहीं खड़ी होगी ना सर, तो ये ना तो ये कुर्बानी देंगे, ना ये सीधे रास्ते पे आएंगे। ये आते हैं सर अपनी तिजोरियां भरने के लिए। हमने सबको देख लिया ना, हमने सारी हुकूमतों को देखा है, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जो एक लीडर कहला सके। लीडर सर वो होता है जो कौम के लिए कुर्बान होता है, वो जायदादें बनाने वाले नहीं होते, वो अपने तिजोरियां भरने वाले नहीं होते, वो बाहर जायदादें नहीं होते। तो कहने का मकसद सर ये है कि ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ज़राअत मौजूद है, हमारे पास इंडस्ट्री मौजूद है, हमारे पास रियल सेक्टर, पूरी दुनिया में रियल सेक्टर जो आपका है ना, वो एक मेन रीढ़ की हड्डी कहलाता है कि उससे आपकी तमाम इंडस्ट्री चलती है। मजदूर का पहिया चलेगा तो मुल्क खुशहाल होता है ना सर। जो सबसे बड़ा आपका लेबर तबका है, अगर वही बेचारा नाखुश है इस वक्त, तो उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही, तो उसका कारोबार नहीं चल रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी इकॉनमी चले। दूसरी बात, सॉरी मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई, एक तरफ आप कहते हैं कि इंडस्ट्री को चलाना चाहिए, दूसरी तरफ आप बैंकों का इंटरेस्ट रेट आप 20% लेके जा रहे हैं, तो आप कौम को आप खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग करवाना चाह रहे हैं, इससे ऊपर जाएगा खालिद साहब, ये 22% बजट से मैं वही कह रहा सर। आप देखिए, जब आप खुद कंफ्यूज हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप बैंकों को प्रमोट कर रहे हैं, आप सूद को प्रमोट कर रहे हैं, तो सर बात ये वही कंफ्यूजन है ना सर, जो मैंने बात की कि जब तक इत्मीनान का रिश्ता नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर हमारी बदनसीबी है, हम ये नहीं कि हुकूमत को बैठ के ब्लेम करते रहते हैं, ठीक है इन्होंने ऐसे ही करना है, अशरफिया ने हमेशा लूटना है, जो पैसे वाला उसने पैसा कमाना है, उसका कोई इससे सरोकार नहीं है कि इसमें एथिकली सही है या गलत है। लेकिन सब अवाम, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आज किसी अगर जमात को सपोर्ट करते हैं ना, अगर वो महंगाई कर दे तो हम उसको डिफेंड करते हैं। अगर कोई हमारे ओपोनेंट बंदा जो दूसरी पार्टी का अगर वो महंगाई करता तो उसको हम कहते हैं कि ये इसने गलत काम कर दिया। तो सर जब अवाम अपने हकूक के लिए खड़ी नहीं होगी, कत्ते नजर इससे कि वो उसके सियासी जमात कौन सी है और उसको कौन खड़ा करेगा, शोर कौन सर। आप वक्त आ जाएगा ना सर, आप देखें ना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया ना। मैं तो कहता हूँ ऐलान हो जाना चाहिए, बात सख्त जरूर है, लेकिन अगर ऐलान हो जाता ना, ये चीज़ें डिफॉल्ट कर जाते तो आवाम को पता होता है हम कहाँ पे खड़े, अशरफिया कहाँ पे खड़ी है। तो आप इन्होंने इस चीज़ को अगर रोका हुआ है ना सर, इन्होंने अपने मकसद के लिए रोका है। ये जो अगर ये इनकलाब आ जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ताकि अवाम को पता होता कि हमने कैसे किस तरह वोट देना, हमें हमारी सर्वाइवल क्या है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अवाम सर अवेयर आएगी, अगर एक दिन आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जितना ये अब नए बजट में 2022 में 7E लगाया गया, प्लाट के जो आपके मसाइल बने, पर टैक्स लगा दिया, इस पे आप जो सेक्टर है मुतासर हुआ है, आप सर देखें इसको खत्म होना चाहिए इस बजट सर। मैं सर टैक्सेस पे कोई किसी पाकिस्तानी को इतराज नहीं है, टैक्सेस देंगे तो मुल्क चलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। 7E है, 4B है, जो भी लगाया। देखें 2016 में FBR रेट आए, अब देखें, अब मैं एक खुशाइंद बात है जो अभी इस शायद बजट में आए, जो हमारे से प्रॉमिस किया गया है, वो ये किया गया कि जी हमारे जो DC रेट थे और थे, FBR रेट और थे। DC रेट जो हमारे जून तक क्लोज होते हैं वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होते थे, FBR जाके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके डिबेट होती थी कि ये उसके मुताबिक होना चाहिए। अब ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ये हुकूमत को ये सोच आ जाती है जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम DC रेट और FBR रेट इंशाल्लाह इसी बजट में एक जैसे कर देंगे। और यहाँ पे ये है कि हम कहते हैं कि पूरी कीमत पे FBR और DC रेट ले, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इस शोबे को चलने दे डबल टैक्सेशन से। अब आपने बात की 7E की, 4B, अब देखिए किसने अदालत को रोका हुआ इस बात पे, स्टे हुआ हुआ, क्योंकि आपकी डबल टैक्सेशन है।
देखो जस्टिस तो है ही नहीं है। एक जगह से आप यहाँ टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद फिर कहते हैं अब आपके पास पैसा है, ये आपका टैक्स दे। फिर आपकी प्रॉपर्टी आपने अगर 40 साल 20 साल पहले बनाई, आप कहते हैं उसके ऊपर भी गेन टैक्स दे। तो यार जब तक ये आपको ये कंफ्यूजन खत्म नहीं करेंगे तो कैसे अदारे चलेंगे? कैसे चलेंगे? चौधरी मोहम्मद बशीर साहब, आने वाले बजट में आप समझते हैं जो इम्पोर्ट है, जिस तरह लग्जरी चीज़ों की बात हो रही थी, जो मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में हो सकती है उसको इम्पोर्ट को जारी रखा जाए, बाकी सबको बंद कर दिया जाए, मुमकिन है? मुमकिन तो इस तरह नहीं है, क्योंकि हमने अल्टरनेटिव पे तो वर्किंग की नहीं ना। अभी आप खुद कह रहे हैं हमने अभी तक अपने एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए बीज पे रिसर्च की नहीं, तो हमने इंडस्ट्री का अल्टरनेटिव कैसे करना है? 5 साल फिर इसलिए देने चाहिए हुकूमत को, सबको। इंडस्ट्री है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग 5 साल मुकम्मल कर ले, उसके बाद देखें होता यह है कि यहाँ पे पॉलिसीज की तो सलसल नहीं है। जब ये टोयोटा, सुजुकी और हुंडा ने प्लान लगाए थे पाकिस्तान में, जी जी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था, तो विद इन 10 ईयर आप जितनी भी इससे रिलेटेड चीजें वो अभी तक नहीं लग सके, वो अभी तक नहीं लग सके इंडिया में। वो इंडिया में जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उन्होंने इसमें स्टेप लिया। जी जी, उनको पूछा आपने नहीं किया, लेकिन जाहिर है ये भी एक माफिया का हिस्सा ही है ना, नहीं काम हो सका उस पर, क्यों नहीं किसी ने पूछा? जब तक पॉलिसी में तसलसल नहीं आएगा, और जैसे ये अभी सलीम साहब बता रहे थे, वो हमारा जब तक टैक्स बेस नहीं ना बढ़ेगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है आपकी जो रिटेल इंडस्ट्री है वो कितने ट्रिलियन की है जी। आप सिर्फ रिटेलर को टर्नओवर पे टैक्स ले लें, आप उसको काम करने दें, उसको खुल के काम करने दें, ट्रांजैक्शन को घुमाने दें, घूमने दें। इस बजट में कौन से सेक्टर को, जिस तरह आप रिटेलर की बात कर रहे हैं या इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात, कौन सा सेक्टर को फोकस करना चाहिए हुकूमत को, जिस पे वो टारगेट भी पूरे कर ले, जो अपने आमदन है टैक्स की उसको भी बढ़ा सके? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा कमर्शियल ब्रेक में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी चौधरी मान साहब, सबसे ज्यादा फोकस करें ये रिटेल इंडस्ट्री को, ट्रेडर को। ठीक है, एक सर्वे हुआ था, अब सलीम साहब में भी मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं फिगर कर, तकरीबन 30 ट्रिलियन की हमारी जो है ना ये रिटेल की इंडस्ट्री है, जो ट्रेड का बिजनेस होता है ना। सिर्फ गवर्नमेंट रिटेल इंडस्ट्री को उस फोकस कर ले तो आपके सारे टारगेट वहीं से अचीव हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करेगी। अच्छा, जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो इन्होंने बनाया था हुकूमत ने, जी जी, बड़ा अच्छा सिस्टम था। साबका हुकूमत ने ये असल में तो उन्होंने शुरू किया था। जी जी, अगर इसको फोकस कर लिया जाए तो आपको दूसरे टैक्स लगाने की जरूरत है? सर पॉइंट ऑफ सेल है, कुछ रिटेलर ऐसे हैं जिनका सेटअप छोटा है, ठीक है ना, आप उनको टर्नओवर पे टैक्स दें, मतलब जब आप उनको ट्रांजैक्शन घुमाने दें, ट्रांजैक्शन करने दें उनको, आप टर्नओवर पे टैक्स लगाओ। उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो 1000 फुट में जो बंदा बैठा है वो 18 लाख 1 करोड़ के पीछे टैक्स दे, उसके बाद में जो बैठा वो ये चीजें खत्म कर दें सर, इसलिए करें रिटेल इंडस्ट्री को फोकस करें, ट्रेडर को फोकस करें, और टर्नओवर पे टैक्स ले लें आप, ठीक है ना सेल टैक्स नहीं करने से टर्नओवर टैक्स ले लें, जो मिनिमम टैक्स है 117 113। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो भी बताने चाहिए। उनका वोट का राइट खत्म कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेमिटेंसेस भेजना कम कर दी। जहां वो 2 लाख भेजते थे उन्होंने 50,000 भेजना शुरू कर दिया। आपका 20 से 21% आपका रेमिटेंसेस में डिक्लाइन आया। डॉलर वहाँ मेन सोर्स डॉलर का वो था। दूसरा आपका एक्सपोर्ट, जब तक एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, लोअर मार्कअप रेट पे जो है वो उनको लोन नहीं देंगे, तो वो आपका एक्सपोर्ट जो है ना डॉलर का मसला हल नहीं होगा, तो सर डॉलर नहीं आएगा। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं इस 2023 के बजट को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आवाम की भी तवक्कात पूरा उतरने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? अयूबी साहब, कुछ चीज़ें मैंने उसमें हाईलाइट की हैं कि आपके रेफरेंस से जो हमारे हुक्मरान हैं उनको मैं कुछ ऐसी सजेशन दूं कि ये जो केओस है, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, इससे निकला कैसे है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि कोई भी बिजनेस जो है, जब तक आपकी पॉलिसीज़ का कंटिन्यूएशन नहीं होगा उस वक्त तक कोई बंदा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं। दूसरा मैं आपको एक और बताऊं कि यहाँ पे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि मैं अगर आज इंडस्ट्री लगाता हूँ, फैक्ट्री लगाता हूँ,
मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि मेरा आने वाले सालों में मेरे साथ क्या क्या अवसर होता है। जी जी ठीक है, अगर आप इस चीज को देखें कि पिछले दिनों कितनी इंडस्ट्रीज लगी और उसमें से कितनी जो है वो रन कर रही हैं, मेरा ख्याल है चंद एक नाम के अलावा आपको शायद ये कि जब हम इंडस्ट्री लगाएं, जी इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहाँ से टैक्सेशन जनरेट होगी, वहां से सिस्टम से सेविंग जनरेट होगी, सेविंग जनरेट होने से आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी चल पड़ेगी। आप लोगों से देखें, बैंकों से आप 20% पे जा रहे हैं, जी जी जो 20% मार्कअप देने के बाद भी सर्वाइव करेगा, कैसे करेगा? ये मुमकिन ही नहीं है। जहां पे मार्जिन आपका 10% भी नहीं है, वो 20% देके करप्ट नहीं होगा, वो बैंकरप्ट नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसके लिए जो पॉलिसीज का तसलसल है, ये सबसे पहली है। जहां तक अब आपने बात की है कि मेरे लिए अब यहाँ पे इनकम टैक्स एज, क्योंकि मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, इसके अंदर कौन सी ऐसी रैशनल है कि जो इस बजट में शामिल होनी चाहिए। खुदा के लिए कि जो नई इंडस्ट्री है उसके हॉलीडेज दे दें, ठीक है, उनके ऊपर कोई ऐसी शफकत कर दें, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा यहाँ पे लगाना है। जो इस वक्त इकोनॉमी है, देखें बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, वो आपको 18-20% 15% दे रहा है। यार अगर आप उसको टैक्स इंसेंटिव दे देंगे, वो 15% लूज करके अपनी इंडस्ट्री चलाना शुरू कर रहा है। सही कह रहे हैं आप खुदा के लिए उसकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, बजाय उसके कि 4-4 6-6 महकमे आके उसके ऊपर रश करना शुरू कर दें। ठीक है कि आप ये भी करें, ये भी करें, ये भी टैक्स दें। ठीक है, दूसरा आप थोड़ा सा उसको जो टैरिफ है डिफरेंट जो है, चाहे वो गैस के टैरिफ है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, उसको रैशनलाइज करें, ताकि उसका बिजनेस, देखें दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो नए स्टार्टअप होते हैं उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों को रोजगार वाबस्ता है। यहाँ पे पहला बिजनेस भी चलना चाहिए जो पहले चल रहा है, जो नया बिजनेस है उसको इंसेंटिव देंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा, उससे आपके टैक्सेशन जनरेट, उसकी एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेशन हो रही। अच्छा, मैं आपको हमारे जो आईकैप लेवल पे प्रपोजल्स हैं कि एनालिस्टमेंट, जिस वक्त जो कंपनीज, बड़ी कंपनीज जब स्टॉक एक्सचेंज में जाती हैं, यहाँ पे एक स्कीम दी थी मेरे मोहतरम जो हैं वो ये सेकंड करेंगे, हमने स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्टमेंट पे कंपनीज को इंसेंटिव दिया था, जो कि शायद पता नहीं किसी ने कोई अवेल किया नहीं किया। जी जी, अगर ये प्रपोजल थोड़ी इन्हांस करें और इसको 1 साल के बजाय 2-3 साल कर लें, 5 साल कर लें, बंदे को भी बेनिफिट होगा, कंपनी को बेनिफिट होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा हूँ, पब्लिक कंपनी जा रहा है। आपको पता है जब जिस वक्त एक जाते हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग बढ़ जाती है, कंप्लायंस ज्यादा, रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ जाती है, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उसको ऐसी फैसिलिटीज मिलेंगी तो लोगों के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में। उससे ये होगा कि एक बड़ी साइज की कंपनीज आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे अगेन, जैसे अभी मैंने बात की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को आप स्पेशल रिलीफ दें। आपका डॉलर का मसला जो है ना, आप जितने भी लोन ले रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को सिस्टम में लेके आएंगे, उनकी इंपोर्ट्स को थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है, उनकी इंपोर्ट को आने देंगे, तो ये आपको जो अभी आप पूछ रहे थे डिफरेंट पार्टिसिपेंट से कि इसको मसला हल किया, आप अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को स्ट्रेंथनिंग करें, आपका एक्सपोर्ट आना शुरू हो जाएगा, आपके बहुत सारे मिसाइल यहाँ से निकल आएंगे। ये आप जो 1 बिलियन के लिए आप जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी लकीरें निकला, ये आपके 1 बिलियन नहीं, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर से आपका इनफ्लो शुरू हो। चौधरी खालिद साहब, आखिरी छोटे 1-2 मिनट है सर, क्या प्रपोज करेंगे? सर देखिए, मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे ये रियल एस्टेट सेक्टर को आज खोल देना सर। जी जी, तो आप जो अभी बात हो रही थी कि फॉरेन रेमिटेंस कम क्यों हुई है, तो भाई जब आपने सेक्टर का गला दबा दिया है, जो फॉरेन रेमिटेंस किस में सबसे ज्यादा आती थी? जी जी, आपका सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में। बिल्कुल जी, तो रियल एस्टेट में आती थी, वो आगे सर्कल में जाती थी, ट्रेडिंग होती थी,
उसे दूसरी इंडस्ट्री, आपके सीमेंट की इंडस्ट्री, सरिया, रेल से सब उसका लेबर सारी उसमें खपत होती थी। जब उस सर्कल में पैसा जाता है सर, फिर आपकी इंपोर्ट भी बढ़ती, अपना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, आपके अंदर जब ट्रेडिंग होती है। वो जो फॉरेन रेमिटेंस जिसके लिए अब हुकूमत इतने तरले ले रही है, तो एक सेक्टर खोलने से सबसे ज्यादा, क्योंकि जो बाहर बैठा हमारा पाकिस्तानी, तो उसके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं है जहां पे वो अपना पैसा लगा सके। एक रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा था कि जिसमें बाहर से पैसा आता था, उसमें जाके लग जाता था और वो लोगों को उसमें काफी रोजगार मिलता था। अब क्या है, आपके डेवलपर आपके बैठ गए, क्योंकि आपका वो बात अभी हो रही है कि जी पॉलिसी का तसलसल ना होना, सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आप किसी पॉलिसी पे अमल ही नहीं करते। आपने देखा, आपने अपने इंडस्ट्री को इसको आपने पैकेज दिया, तो आपने देखा कि पैसा कितना रोल हुआ, कितना पैसा आया लोगों के पास। जी आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान को मुआशी दलदल से निकालने के लिए और बजट 2023 को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को मौजूदा माशी सूरत हाल जो कि इंतहाई नाजुक है, उससे निकालने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले तो हमें सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करना चाहिए। सियासी जमातों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर मईशत के ऊपर उनको ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को कैसे इस मुश्किल से निकालना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मईशत के लिए 3 चीज़ें करें। पहले तो ये कि हम अपनी मईशत को इस रास्ते पर लेकर चलें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बरामदात की तरफ तवज्जो दें और अपनी दरामदात को जो है वो कम करें। और दूसरा ये कि हम अपने जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं मजमूई तौर पर, उसमें कम से कम 30% की कमी करें। और इसके अलावा जो हमारा अपना मालियाती खसारा है हर साल, जो अब हमारे सूद की रकम से भी ज़्यादा होता चला जा रहा है, हम उसको भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। और ये 3 चीज़ें करने बगैर पाकिस्तान को मौजूदा माशी बहरान से नहीं निकाला जा सकता। बजट 2023 जो कि आमतौर पर जून में पेश किया जाता है, इस दफ़ा बहुत ही अहम होगा। अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर इसको जाहिर है कि 12 अगस्त तक इस नेशनल असम्बली को रहना है। अगर ये बजट पास किया जाए और कोई वहाँ पे मजबूत अपोजिशन भी ना हो, तो बहुत इम्कानात हैं कि चूँकि ये इलेक्शन का साल है, तो हुकूमत एक ऐसा बजट पेश करे जिसमें आम तौर पर लोगों से वोट लेना मकसूद हो, ना कि जो हमारी माशी सूरत हाल है उसका तदारक किया जाए। ज़रूरी तो यही था कि हम कोई इलेक्शन की ऐसी तारीख कर लेते कि एक नई हुकूमत आकर दरअसल अगले 5 साल का जो उसका मंसूबा होता उसके मुताबिक बजट साजी करती। मगर चूँकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बजट के अंदर कम से कम हुकूमत जो है वो अखराजात को कम करने और आमदनी को बढ़ाने का एक ऐसा तरीका अख्तियार करे जो सबको काबिल कबूल हो, और उसके साथ साथ ऐसी सनतों को और ऐसे बिजनेसेस को तरजीह दे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बरामदात कर सकें। और इसके अलावा जो पूरा माशी ढांचा है उसके अंदर भी जो इस्लाहात की ज़रूरत है उसकी तरफ पहला कदम उठाए। जी बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें टाइम दिया। सलीम महमूद साहब आपको बहुत शुक्रिया, चौधरी मोहम्मद बशीर साहब आपको बहुत शुक्रिया, चौधरी खालिद साहब आपको। प्रोग्राम तक के लिए दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।